हाँ तो चलो चालू करते हैं। क्या पढ़ने वाला है आज अपन लोग? बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना। तो बेसिकली स्किन के चैप्टर में ना अपने को तीन कार्सिनोमा पढ़ना होगा। बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा, ठीक है ना। ये दोनों छोटे छोटे पार्ट हैं, ये थोड़ा बड़ा रहेगा। तो अपन लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना। तो ये समझने के पहले अपन लोग ना स्किन का नॉर्मल समझ लेते हैं सेल्स को, ताकि याद करने में आसानी हो। तो जो तीन कार्सिनोमा मैंने बताया ना, तो तीन लेयर ऑफ सेल्स है। एक पिगमेंटेड सेल्स है, एक नॉर्मल स्क्वामस सेल है और एक बेसल सेल है। सबको अलग अलग डायग्राम से देखो, मैंने इसको रंग बिरंगा बनाया, मतलब पिगमेंट है इसमें। तो पिगमेंटेड सेल के कैंसर को क्या बोलेंगे अपन लोग? मेलानिन होता है ना उनमें, तो मेलेनोमा। अब इन लोग में मेलानिन नहीं है, तो इसलिए इनके कैंसर को क्या क्या बोलेंगे अपन लोग? नॉन मेलानोमा। तो स्क्वामस सेल के कैंसर को क्या बोलेंगे? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। और बेसल सेल के कैंसर को क्या बोलेंगे अपन लोग? बेसल सेल कार्सिनोमा। सिंपल। तो देखो, बेसल सेल कार्सिनोमा के बारे में इन जनरल समझते हैं। तो ये कहाँ से डेवलप हो रहा है? फ्रॉम द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ पे होता है? स्किन में होता है ना, तो वही फ्रॉम बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है ना। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? ये स्लो ग्रोइंग होता है, ज़्यादा नहीं। इसलिए अपन लोग मेलेनोमा ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो फैलता है, ये उतना नहीं फैल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये स्लो ग्लोइंग है, धीरे धीरे कर रहा है, लोकली इन्वेसिव, आसपास के स्ट्रक्चर को इन्वेट कर रहा होगा। और मेटास्टेसिस बहुत कम शो करता है, ठीक है ना, बस लोकली में दिखा दे रहा है, दूर नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब इसका धीरे धीरे अगर ये इसको रहने दिए, इसका ट्रीटमेंट नहीं किए, तो एडवांस होकर फिर क्या करेगा? उस एरिया में अल्सर बनाएगा। और उस अल्सर का नाम स्पेसिफिक होता है, क्या होता है? रोडेंट अल्सर, ठीक है ना। रोडेंट, ऐसा लगता है कि कोई चूहा कुतर के चला गया, इसलिए उसका नाम हम लोग रोडेंट अल्सर देखते हैं। तो देखो ये फोटो कैसे दिख रहा है, आगे जाके इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ये ऐसा दिखता है। ये क्या है? बेसिकली यहाँ पे आपके साइड में नोडुल के अराउंड उठा हुआ मार्जिन दिख रहा है, और बीच में आपको गड्ढा दिख रहा है। ये गड्ढा ही क्या है? अपना अल्सर है, ठीक है ना। तो इसी अल्सर को अपन लोग क्या कहते हैं? रोडेंट अल्सर, ठीक है। तो ये कैसा है? रेज नोड्यूल कंटेनिंग सेंट्रल अल्सर। सेंट्रल अल्सर है और साइड का मार्जिन रेज्ड है इसका। इसमें कुछ मतलब जैसे पेनलेस अल्सर होता है, दर्द नहीं कर रहा होता है, और ये खुद से ठीक भी नहीं होगा, मतलब नॉन हीलिंग होता है। और इंसीडियस का मतलब आपको बताना है, समझे। तो चलो, पहला क्वेश्चन मिल गया अपने को कि इंसीडियस का मतलब बताना है। तो अपना स्लो ग्रोइंग था, रेयरली ये इधर उधर जाता था, मेटास्टेसाइज भी नहीं करता था। अगर ज़्यादा दिन तक रहा तो अल्सर बना दिया, अल्सर का नाम था रोडेंट अल्सर। और फिर वो और डीप जाते गया, जैसे मान लो देखो ये स्किन था, ठीक है। पहले यहीं पे अफेक्ट कर रहा था, लोकली अफेक्ट कर रहा था, फिर धीरे धीरे इसने क्या किया? अल्सर बनाया, ठीक है। और भी दिन रह गया तो ये और डीपर स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा होगा। तो अब फेस के डीप में क्या हो गया? वहाँ के नर्व्स होंगे। तो देखो, एक फेशियल नर्व और एक ट्राइजेमाइनल नर्व, ठीक है ना। तो उन नर्व्स को अफेक्ट कर रहा होगा, उससे और दिक्कतें आएंगी। सिंपल। तो बेसल सेल कार्सिनोमा का समझे, अपने पास स्किन में तीन लेयर थी, पिगमेंटेड सेल्स, स्क्वामस सेल्स और बेसल सेल। पिगमेंटेड सेल के कैंसर को बोले अपन लोग मेलेनोमा, स्क्वामस और बेसल सेल के साथ में बोले नॉन मेलेनोमा। तो इसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा में तीन स्टेज देखे, स्लो ग्रोइंग, फिर अल्सर बना दिया और इन्फिल्ट्रेटिव ट्यूमर, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना इस टॉपिक में, एक तो इसके टाइप्स और इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। सबसे जरूरी तो इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। उसके बाद अगर आपको ये सब याद करना है तो करिएगा, पर इनको जरूरी से याद करना है। तो देखो, रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? इसके दो रिस्क फैक्टर है, ठीक है ना। एक तो चमकीला और एक इनहेरिटेंस, ठीक है ना। चमकीला मतलब क्या है? जो भी एकदम चमक रहा है। क्या मतलब? ऐसे लोग जिनमें मेलेनिन कंटेंट कम हो, लो मेलेनिन कंटेंट वाले, मतलब लाइट स्किन पीपल, उन लोग को चांसेस ज़्यादा है क्या? इसका अपना बेसल सेल कार्सिनोमा होने के। दूसरा, ऐसे लोग जिनको प्रोलॉन्ग्ड सनलाइट एक्सपोजर मिल रहा है, जैसे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, उन लोगों में ये चांसेस ज़्यादा होता है स्क्वामस सेल कार्सिनो या सॉरी बेसल सेल कार्सिनोमा होने के, ठीक है। दूसरा अपन लोग पढ़ते हैं इनहेरिटेंस, मतलब क्या? जेनेटिक सिंड्रोम, ठीक है ना। तो देखो, जेनेटिक चीज़ दो चीज़ होती है, या तो डोमिनेंट या तो रेसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है कि अगर एक भी एलील प्रेजेंट होगा उसका, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, जबकि इसमें दोनों रेसेसिव एलील जब तक नहीं प्रेजेंट होगा तब तक नहीं एक्सप्रेस होगा, है ना। तो देखो, अपने पास ऑटोजमल डोमिनेंट और ऑटोजमल रेसेसिव। तो डोमिनेंट के अंदर जो सिंड्रोम आता है उसका नाम होता है, देखो गॉबलिन, तुम लोग देखे होगे क्लैश ऑफ क्लैंस में अपन लोग खेलते थे, तो उसी से अपन लोग याद किए हैं गॉडलिन सिंड्रोम, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम भी होता है एक निवॉइड बेसल सेल सिंड्रोम, पर अगर एटलीस्ट ये भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। क्या है? गॉडलिन सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा सिंड्रोम का नाम क्या है? जीरो मूवी देखी हो ना, तो देखो जीरो से अपन लोग याद कर रहे हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ठीक है ना। फिर देखो, ये आप लोग को ये जो दिख रहा है ना, ये वॉट्स हैं, छोटे छोटे से वॉट्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये इनको वेरियस कहते हैं, इसका असली नाम। तो इसको अब एपिडर्मिस में डेवलप हो रहा है, तो एपिडर्मो डिस्प्लेसिया वेरुसिफॉर्मिस, समझे। तो अपने पास तीन सिंड्रोम है, एक अपन लोग गॉबलिन से याद किए गॉडलिन सिंड्रोम, एक जीरो से याद किए जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, और एक अपन लोग वेरियस से याद किए एपिडर्मो डिस्प्लेसिया वेरुसिफॉर्मिस। सिंपल, ठीक है ना। तो देखो, अपन लोग चमकीला समझ लिए, लाइट स्किन पीपल में दिख रहा था, और ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप ज़्यादा मिल रहा है आपको, क्योंकि उसमें यूवी रे होगा, और यूवी रे म्यूटेशन कराएगा, कार्सिनोमा डेवलप कराएगा। डोमिनेंट के अंदर समझते हैं अपन लोग। देखो, गॉल्डिंग सिंड्रोम ऑटोजोमल डोमिनेंट हुआ। ये कैसा है? ये
ऐसा है, मतलब ये बेसिकली अपन लोग सिंड्रोम पढ़ रहे हैं ना, तो इन सिंड्रोम का एक पार्ट है ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। मतलब क्या, इन सिंड्रोम में आदमी को बहुत सारी बीमारियां हो रही होंगी, उनमें से एक बीमारी अपना मतलब बेसल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है ना। तो देखो ये इसमें बहुत सारी जगह बेसल सेल कार्सिनोमा पाया जाएगा, सिर्फ फेस में ही नहीं और जगह पे भी। और क्या क्या चीज़ को अफेक्ट कर रहा होगा इस सिंड्रोम के अंदर, तो देखो एक तो कार्सिनोमा करा ही रहा है, साथ में ये कैरेटिन को अफेक्ट कर रहा होगा। तो कैरेटिन से क्या हो रहा होगा, ओडेंटोजेनिक कैरेटोसिस, मतलब क्या, जो अपना दांत होता है ना उसको अपन लोग ओडेंटॉइड कहते हैं, तो ओडेंटॉइड के आसपास कैरेटिन का डिपोजिशन हो जाना, तो ओडेंटोजेनिक कैरेटोसिस्ट दिख रहे होंगे, ठीक है। और कैल्शियम का कैल्सिफिकेशन हो जा रहा है किसका, फॉक्स सेरेब्राई का। और फॉक्स सेरेब्राई क्या है, अपन लोग स्काल्प में पढ़े भी थे इसको, उसके नीचे वाले अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। फॉक्स सेरेब्राई ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो ये अपना गार्लिन सिंड्रोम हो गया। सिंड्रोम के अंदर बहुत सारी चीज़ आते हैं, उनमें से एक पार्ट था बेसल सेल कार्सिनोमा। बाद में क्या था दूसरा, कैरेटिन और कैल्शियम। कैरेटिन को अपन लोग बोले ओडेंटोजेनिक कैरेटोसिस्ट, और कैल्शियम से कैल्सिफिकेशन ऑफ फॉक्स सेरेब्राई। फिर अपन लोग देखते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव वाला पार्ट, तो उसमें दो था, एक जीरो से याद किए जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, और एक याद किए एपिडर्मो डिस्प्लेशिया वेरुसिफॉर्मिस। तो देखो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा में क्या हो रहा है, ये बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, ऑटो जेनेटिक कंडीशन है ना, तो इस जेनेटिक कंडीशन में अपने पास डीएनए रिपेयर की मैकेनिज्म पहले से ख़राब रहती है। अब वो ख़राब रहेगी तो देखो यूवी रेडिएशन जैसे पड़ा, तो जैसे मान लो यूवी रेडिएशन पड़ता है तो उससे ये टूटा, ठीक है, पर अपनी बॉडी का डीएनए रिपेयर इसको ठीक कर देता था। पर सिंस अपना रिपेयर ही ख़राब है तो इसको ठीक नहीं कर पाएगा, मतलब यूवी रेडिएशन के लिए हाइपर सेंसिटिव होता है, और जैसे ही पड़ा तो वहाँ पे स्किन पे पड़ा तो स्किन पे कैंसर हो जाता है, जैसे कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा या मेलानोमा। ये होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। समझे दिक्कत क्या है यहाँ पे, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म का, इस कारण से यूवी रेडिएशन पड़ती है अपना दिक्कत आ जाएगा, कैंसर डेवलप हो जाएगा। फिर अपन लोग देखते हैं वेरियस। वेरियस से अपन लोग क्या क्या है, एपिडर्मो डिस्प्लेशिया, मतलब बेसिकली इसमें वेरियस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उससे फिर वेरियस किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो बेसल सेल कार्सिनोमा या फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। सिंपल, तो समझ गए ये तीन अपना डिस्पोजिंग फैक्टर्स को अपन लोग ने दो चमकीला और इनाइटेंस में बांटे। चमकीला में एक तो ऐसे गोरे लोग या फिर गोरे लोग जिस जगह पे रहते हैं वहाँ जहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। फिर जेनेटिक सिंड्रोम उसको डोमिनेंट और रेसेसिव में बांटे, डोमिनेंट में आ गया गॉल्डिन सिंड्रोम, रेसेसिव में आ गया जीरोडर्मा पिगमेंटोसा और एपिडर्मो डिस्प्लेशिया वेरिसिफॉर्मिस, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं टाइप्स, ठीक है ना। तो देखो सबसे मेन जो होता है, सबसे कॉमन जो होता है, जो अपन लोग अभी पढ़ के आए बेसल सेल कार्सिनोमा का, उसको अपन लोग बोलते हैं रोडेंट अल्सर वाला, जो क्या था, क्या मतलब, ये नोडुलो अल्सरेटिव बेसल सेल कार्सिनोमा। क्यों कह रहे हैं नोडुलो अल्सरेटिव, देखो सेंटर में अल्सर पाया जा रहा है, ठीक है, और इसके मार्जिन्स तो थे वो एकदम रेज्ड है नोडुल की तरह, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि एक नोडुल था उसमें बीच में अल्सर कर दिया है ना। तो ये अपना हो गया नोडुलो अल्सरेटिव बेसल सेल कार्सिनोमा। समझे, नोडुल का मतलब क्या है, डोम शेप्ड है, ऐसे उठा हुआ है नोडुल और बीच में फिर अल्सर कर दिया विथ अल्सरेशन, तो ये अपना सबसे कॉमन है। उसके बाद क्या होता है, देखो ये आपका ये स्किन दिख रहा होगा, उस पर चकत्ते चकत्ते दागे, मतलब क्या, डर्मेटाइटिस टाइप का स्किन का इन्फ्लेमेशन। तो देखो क्रोनिक डर्मेटाइटिस की तरह दिखता है ये, समझ में है ना। और कहाँ पे, हाथ पैर में एक्सट्रीमिटीज़ पे दिखता है। तो वही डर्मेटाइटिस की जो प्रॉपर्टी होते हैं वही इस बेसल सेल कार्सिनोमा में दिख रहे होते हैं। जैसे क्या, लाल लाल स्पॉट दिख रहा है ना, मतलब रेड स्केली पैच जो कि पूरी जगह फैला हुआ है, मतलब स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, और ऊपर स्किन पे ही, ऐसा नहीं डीप इन्फिल्ट्रेट नहीं करता है, ऊपर ऊपर ही रह जाता है, मतलब स्प्रेड सुपरफिशियली। सिंपल, इसलिए अगर ये सुपरफिशियली है इसीलिए इसका नाम क्या है, सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा। किसकी तरह दिख रहा है ये, क्रोनिक डर्मेटाइटिस की तरह, लाल पैचेज है, सुपरफिशियल स्प्रेड कर रहा है बड़े एरिया में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा। तीसरा देखो ये अपना लूफी भाई आ गए, तो लूफी का क्या एक पावर होता था, वो अपना हार्डनिंग कर लेता है हाकी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे स्क्लेरोजिंग बेसल सेल कार्सिनोमा, ऐसा स्किन जो कि हार्ड हो जाता है, तो स्क्लेरोजिंग मतलब हार्डनिंग को कहते हैं अपन लोग। तो वही यहाँ पे अपन लोग स्क्लेरोजिंग बेसल सेल कार्सिनोमा, इसमें क्या होता है, बेसिकली वो फर्म हो जाता है वो वाला एरिया जहाँ पे भी अफेक्ट हो रहा है कार्सिनोमा का, और थोड़ा सा दब जाता है। ये मत याद करो, एटलीस्ट बस इतना याद कर लो कि स्क्लेरोजिंग बेसल सेल कार्सिनोमा में क्या हो रहा होगा, हार्डनिंग हो रहा होगा, 10% केसेज में पाया जाता है, फर्म होता है, सिंपल, ठीक है। और अपना लास्ट में आता है माइक्रो नोडुलर बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना। इसमें क्या दिखता है, छोटे छोटे से नोडुलर, जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन टाइप का दिख रहा है ना, तो ये लास्ट का क्या है, माइक्रो नोडुलर, ये प्लाक जैसे दिखता है, ये प्लाक, ये प्लाक का फोटो है, ठीक है ना। तो प्लाक लाइक इंट्यूरिटन लीजन्स, ये एग्रेसिव होता है, ये देखो ये सबसे कम है, छोटा आदमी छोटा पैकेट ही सबसे खतरनाक धमाका करता है, मतलब क्या, यही सबसे एग्रेसिव होता है। ये सब नॉर्मल क्या है, ये लोग देखो इसके बारे में अपन लोग क्या पढ़े थे, ये लोकली इन्वेसिव था, मेटास्टेसिस नहीं करता है, पर ये वाला जो वेरिएंट होता है ना माइक्रो नोड्यूल वाला, ये फैलता बहुत जल्दी है क्योंकि छोटा सा ही था इसलिए। तो प्लाक लाइक एग्रेसिव हाई रिकरेंस रेट, तो 4 टाइप्स पढ़े। एक तो जो रोडेंट अल्सर टाइप का था नोडुलर अल्सरेटिव बेसल सेल कार्सिनोमा, एक जो सुपरफिशियली फैल रहा था उसको अपन लोग बोले सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा, एक जो हार्डनिंग दिखा रहा था उसको अपन लोग बोलेंगे स्क्लेरोजिंग बेसल सेल कार्सिनोमा, और एक जो प्लाक वाला था तो ये अपना माइक्रोनोडुलर बेसल सेल कार्सिनोमा। सिंपल,
सबसे कॉमन ये था और ये लीस्ट कॉमन है। चलो, तो अपन लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन समझ लिए, अपन लोग प्री डिस्पोजिंग फैक्टर समझ लिए, अपन लोग टाइप समझ लिए, ठीक है ना। अब अपन लोग सिंपल सिंपल जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि पैथोजेनेसिस। तो ये देखो, सुपरफिशियल लेयर में रह जाता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना। उसके नीचे थोड़ा गया ना तो उसको अपन लोग बोलते हैं प्रिमिटिव एडेनेक्शियल कार्सिनोमा। आपको बताना है एडेनेक्शियल क्या होता है, ठीक है ना। जैसे अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन दिया था ना मैं कि क्या बताना था अपने को, हाँ, इंसीडियस क्या होता है ये बताना था। दूसरा पार्ट आपको ये है कि एडेनेक्शियल क्या होता है ये बताना है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा हुआ, फिर प्रिमिटिव एडेनेक्शियल कार्सिनोमा हुआ। उसके बाद देखो ऐसे जाते आ रहा है अंदर ना, तो अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तो उसको जब ये अफेक्ट करता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूबिटेबल हेयर फॉलिकल डेरिवेशन, मतलब हेयर फॉलिकल्स पे जेनेटिकली अफेक्ट करना है इसको कहते हैं। तो इंड्यूबिटेबल हेयर फॉलिकल डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, पर लिखा है तो मैं बता दिया हूँ। बेसल सेल कार्सिनोमा, प्रिमिटिव एडेनेक्शियल कार्सिनोमा और इंड्यूबिटेबल हेयर फॉलिकल डेरिवेशन, सिंपल। अब देखो ये हो कहाँ रहा होगा, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या था इसका, यूवी रेज जहाँ पे पड़ रहा है ज़्यादा ना, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे यूवी रे ज़्यादा पड़ रहा होगा, जैसे कि फेस पे ही सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि और सब एरिया तो अपना क्लॉथ से ढका रहता है, तो ये फेस पे ही सबसे ज़्यादा कॉमन लोकेशन। और वो भी कहाँ पे, देखो ये जो लाइन है ना अपना ईयर लोब से जो अपना कॉर्नर ऑफ द माउथ है उसको जब जोड़ेंगे ना तो उसके ऊपर वाले एरिया में ज़्यादातर होने का चांस होता है, समझे। तो देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये अपना ईयर लोब और माउथ को जोड़ेंगे तो उसके ऊपर वाले एरिया में पाया जा रहा है ना, तो वैसे ही उस एरिया में सबसे कौन, समझे। तो कहाँ पाया जा रहा है, यूवी जहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ पे पड़ेगा, फेस पे पड़ेगा। फेस पे भी कौन से एरिया में, अपने माउथ से ईयर लोब के कनेक्ट करने के ऊपर वाले पार्ट में। ग्रॉस देखें तो ग्रॉस के फीचर वही जो पढ़ के है वही है, रोडेंट अल्सर है ना, तो ग्रॉस फीचर्स में तुम ये लिख सकते हो कि रोडेंट अल्सर दिखता है और नॉड्यूलर अल्सरेटिव, क्योंकि सबसे कॉमन वही है। तो नॉड्यूलर अल्सरेटिव मतलब क्या, एक छोटा सा नॉड्यूल होगा, उसके बीच में अल्सरेशन पाया जाएगा, और अल्सरेशन होने के कारण क्या होगा, जैसे नॉड्यूल है उसके बीच में आप अल्सरेशन कर दोगे ना तो ये जो मार्जिन है ना कैसे घूमी घूमी दिख रही होंगी, मतलब क्या, रोल्ड मार्जिन होंगी। तो स्मॉल नॉड्यूल विद सेंट्रल अल्सरेशन, जिसके कारण क्या डेवलप हो रहा है, रोल्ड मार्जिन। अब रोडेंट अल्सर वही नोडुलर अल्सरेटिव को ही कहते हैं। इसको हम लोग रोडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे बरो बना के चला गया कोई रोडेंट और आसपास के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जैसे कि रोडेंट्स करते हैं, इसलिए इसका नाम रोडेंट अल्सर है, ठीक है। तो नोडुलर अल्सरेटिव समझ में आया, स्मॉल नोड्यूल, सेंट्रल अल्सर, रोल्ड मार्जिन। रोडेंट अल्सर में रोडेंट अल्सर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आसपास के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सिंपल। अब अपन लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपी। अभी तक ये समझ लिए क्या क्या पढ़ लिए, लेयर्स को पढ़ लिए थे कि पिगमेंट्स है, स्क्वामस है, बेसल है, तो मेलानोमा, नॉन मेलानोमा, सिंपल। बेसल सेल कार्सिनोमा में अपन लोग देखे कि स्लो ग्रोइंग था, फिर अल्सरेशन किया, फिर इन्फिल्ट्रेशन किया, सिंपल। प्री डिस्पोजिंग में चमकीला को देखे, और जेनेटिक सिंड्रोम जिसमें डोमिनेंट और रेसिसिव में बांटे। डोमिनेंट में गॉर्लिन सिंड्रोम था, और जियोडर्मा पिगमेंटोसा और एपिडर्मोडिस्प्लेसिया वेरिसिफॉर्मिस। टाइप्स में अपन लोग ने क्या देखा, नॉड्यूलर अल्सरेटिव, सुपरफिशियल, स्क्लेरोजिंग और माइक्रोनॉड्यूलर, सिंपल। फिर अपन लोग ने साइट देखा, साइट में अपन लोग ने क्या, फेस में लगा दिया। ग्रॉस में बस ये पढ़ लो, नोडुलर अल्सरेटिव और रोडेंट अल्सर। माइक्रोस्कोपी में क्या है, देखो एक अपन लोग इसमें सबसे, अगर कुछ भी याद नहीं रहे ना तो ये याद कर लेना, पीपी। पीपी मतलब क्या, पेरिफेरल पेलिसेडिंग, क्वेश्चन बस इसी मेन है माइक्रोस्कोपी में, बाकी तो ऐसे ज्ञान यहाँ चल रहा है। तो देखो क्या है, ट्यूमर का अगर एक इंडिविजुअल सेल को निकाल के देखेंगे ना तो कैसा दिख रहा होगा, वो नॉर्मल बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस की तरह ही दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बेसल लेयर में क्या, कैसे सेल पाए जाते हैं, अपना जो साइटोप्लाज्म है ना बेसल सेल, तो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म जो कि पतला लेयर होगा, और बीच में एक सेंटर, सिंस इसमें कार्सिनोमा हो गया तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाता है, तो ओवल न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि साइटोप्लाज्म रिम में रहता है और बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म हो जाता है, ठीक है। वो जब मल्टीप्लाई करते हैं, अब सिंस ट्यूमर है तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाएगा, वो कैसा बन जाएगा, नेस्ट अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होता है, पेरिफेरल पेलिसेडिंग होता है। पेरिफेरल पेलिसेडिंग मतलब क्या, देखो अपना मान लो ये अपन लोग स्लाइड देखें, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल एरिया है, ये वाला ट्यूमर वाला एरिया, ठीक है ना। तो ये जो सेल्स होंगे ना, ये इस साइड एकदम पेरिफेरी में ढकेल दिए जाएंगे, इसी ढकेलने को अपन लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल पेलिसेडिंग, ठीक है ना। तो विद इन ईच नेस्ट कॉलमनार सेल्स आर अरेंज रेडियली, साइड साइड में अपने कॉलमनार सेल्स अरेंज रहते हैं, ठीक है ना, विथ लॉन्ग एक्सिस पैरेलल विथ पैरेलल, मतलब क्या है, देखो ये देखो, ये अपने बेसल सेल साइड साइड में पेरिफेरी में लग जाएंगे, ये नेस्ट ऑफ सेल्स है ना, तो ये ट्यूमर सेल साइड में हो जाएंगे और बीच में नॉर्मल सेल रहेंगे, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल पेलिसेडिंग, ठीक है ना, सिंपल। और इसके अलावा ये दो छोटे फीचर है जिनको याद करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल सेल और स्ट्रोमा, तो बस खत्म हो गया, ठीक है। तो अपन लोग ये खत्म कर लिए बेसल सेल कार्सिनोमा, इसके बाद देखेंगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा।